प्रिय दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आ रहा हूं। जनरली मैंने ये जो बच्चों से बात की है, जो बच्चों से ज्यादा प्रॉब्लम्स पूछे जाने का मैंने ये देखा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चे ज्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं। उनका ये कहना है कि जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कन्वर्जेंस होते हैं वो आसानी से लर्न नहीं होते हैं। तो मेरे दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मेन चीज है, जो कि कन्वर्जन जिसके ऊपर डिपेंड करता है, यदि आपने नेम रिएक्शंस को अच्छे से समझ लिया है तो समझ लीजिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी कन्वर्जन्स हैं, जितने भी प्रिपरेशन है केमिकल्स के, ये जो भी प्रॉपर्टीज है वो लगभग आपको लर्न हो जाते हैं। आप जिस मीडियम के भी स्टूडेंट्स हों, हिंदी, इंग्लिश या अदर किसी लैंग्वेज के, तो आप अपनी लैंग्वेज में, अपने मदर टंग में कोशिश कीजिए उसको समझने की। अब जैसे कि यहां पर सबसे पहले मैं ले रहा हूं एल्डोल कंडेंसेशन। ये एल्डोल कंडेंसेशन एक नेम रिएक्शन है। यहां पर कहा जा रहा है कंडेंसेशन बिटवीन टू मॉलिक्यूल ऑफ एन एल्डिहाइड और ए कीटोन having at least one alpha hydrogen atom to form a beta hydroxyaldehyde, a beta hydroxy ketone is known as aldol condensation। जैसे कि यहां पर ये लिखा हुआ है, तो इसके वास्तव में मीनिंग को समझना है। आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में रहते हो, किसी भी लैंग्वेज के ऊपर आपकी पकड़ है, आपको क्या करना है कि यदि डायरेक्ट इस बात को आप समझ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपका जो भी मदर टंग है उस मदर टंग में उसको अंडरस्टैंड कीजिए। बिना अंडरस्टैंडिंग का मेमोराइज नहीं हो सकता है। क्योंकि मेरे पास जो बच्चे आते हैं वो हिंदी मीडियम के भी होते हैं, इंग्लिश मीडियम के भी होते हैं और कुछ अदर लैंग्वेजेस के भी होते हैं, जैसे कुछ पंजाबी, जिनके घर का माहौल पंजाबी है। तो उस चीज को उस तरीके से आपको समझना पड़ेगा, दिमाग के अंदर बिठाना पड़ेगा। और जब वो चीज आपकी दिमाग के अंदर बैठ जाएंगे तो फिर मीडियम कोई मायने नहीं रखता है। तब आपकी पकड़ जिस लैंग्वेज के ऊपर होगी उस लैंग्वेज में आप उसे लिख सकते हैं। तो यहां पर चलते हैं अपने सब्जेक्ट की और टॉपिक की ओर। कंडेंसेशन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, यानी कि इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, या तो दो एल्डिहाइड्स लेते हैं या तो फिर दो कीटोन्स लेते हैं। लेकिन ऐसे दो एल्डिहाइड्स या दो कीटोन्स होने चाहिए जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटॉम जरूर हो। और जब ये दोनों आपस में कंडेंस होते हैं, कंडेंस का मतलब कि वहां पर आपस में जुड़ करके उसमें से कुछ निकलना, तो जब वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो यह रिएक्शन दो स्टेप में होता है। पहले स्टेप में क्या होता है, ये बनाता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या तो ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाएगा। कब बनाएगा, जब यहां पर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड्स होंगे। यदि टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड्स हैं तो ये बनाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। मैं यहां पर इस तरीके से कर रहा हूं, इसे भी मैं रेड करता हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए कि एल्डिहाइड यदि आपने लिया है तो यह बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाएगा, और यदि आपने टू मॉलिक्यूल्स
ऑफ कीटोन्स ले लिए। इसका मैं कलर चेंज कर रहा हूं ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। मैं इसे ग्रीन कर रहा हूं, तो यह बनाएगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब शायद आपके लिए इजी हो गया होगा कि रेड को रेड के साथ मिला करके पढ़िए और ग्रीन को ग्रीन के साथ मिला करके पढ़िए। यदि आपने यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड लिया है तो आपको मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और यदि यहां पर रिएक्शन 2 कीटोन्स के बीच में हो रहा है तो यह बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाता है। इसी को एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन यहां तक पूरा नहीं होता है। जो भी आपको यहां पर प्रोडक्ट मिलता है तो इसे आप हीट करते हैं, और हीट करने पर यहां से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होते हैं और आपको यहां पर इनल मिलता है, यानी कि इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स निकला। ये जो आप OH देख रहे हैं और यहां पर जो H है, एक H यहां से निकलता है CH2 से, और ये OH वाटर बनकर के बाहर निकल गया और इसने बनाया ब्यूट टू इनल। नेक्स्ट, केंजारो रिएक्शन। ये जो केंजारो रिएक्शन है, केंजारो रिएक्शन के लिए कोई खास बात नहीं है। एल्डोल और केंजारो, इसमें कुछ सिमिलरिटीज भी हैं और कुछ डिसिमिलरिटीज भी हैं। सिमिलरिटीज इसमें क्या है कि इसके लिए भी हमें 2 एल्डिहाइड और कीटोन्स चाहिए, और डिसिमिलरिटीज क्या है कि जैसे एल्डोल कंडेंसेशन के लिए डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, जबकि केंजारो रिएक्शन के लिए आपको यहां पर कंसंट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। केंजारो रिएक्शन के लिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए केंजारो के लिए, जबकि एल्डोल कंडेंसेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। ये देखिए, इसके लिए अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, जबकि यहां पर यह कहा जा रहा है कि अल्फा हाइड्रोजन एटॉम नहीं होने चाहिए। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन एटॉम नहीं होने चाहिए। इस तरीके से मैचिंग करके आपको लर्न करना होगा। एक्चुअली यहां पर क्या होता है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। अब ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब कि यदि सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो और उसी का फिर रिडक्शन हो जाए तो उसे कहा जाता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये आपने +1 में पढ़ा होगा। तो यहां पर देखिए, इस केस में सिर्फ और सिर्फ 2 एल्डिहाइड्स लिए जाते हैं, इसमें कीटोन्स नहीं लिए जाते हैं, और एक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है, और यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। अब वो स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है या पोटासियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। अब इस इक्वेशन के ऊपर हम लोग डिस्कस करें। हमारे पास ये भी एल्डिहाइड है और ये भी एल्डिहाइड है, दोनों फॉर्मल्डिहाइड है। इसमें एक का यदि ऑक्सीडेशन होता है और एक का रिडक्शन होता है, मान लीजिए कि इसका यहां पर रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन का मतलब इसने यहां से एक हाइड्रोजन ले लिया और यहां से एक हाइड्रोजन ले लिया, तो ये बना लेता है मिथेनॉल। ये मिथेनॉल में चेंज हो जाता है, और इसमें से चूंकि हाइड्रोजन निकल रहा है और यहां से KO इसके पास आ रहा है, तो इसका मतलब कि इस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो गया। यहां तक समझ में आ गया? तो एक एल्डिहाइड का यहां पर रिडक्शन हुआ, दूसरे का ऑक्सीडेशन हुआ, तो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है, तो इसे कहा जाता है केंजारो रिएक्शन। यहां पर मैं देख रहा हूं कि द डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ एल्डिहाइड्स लेक अल्फा हाइड्रोजन एटॉम
in presence of a strong base to form salt of an acid and a primary alcohol is known as केंजारो रिएक्शन। तो यहां पर एल्डोल कंडेंसेशन और केंजारो रिएक्शन में आपको ये याद रखना होगा कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट हम लोग यहां पर चलते हैं कार्बाइल एमाइन टेस्ट। इसके नाम से पता लग रहा है कि ये एमाइन टेस्ट लिखा हुआ है, यानी कि यहां पर एमाइन की जरूरत है। व्हेन ए प्राइमरी एमाइन इज हीटेड विद एल्कोहलिक कास्टिक पोटास एंड क्लोरोफॉर्म एन ऑफेंसिव स्मेलिंग कंपाउंड कॉल्ड कार्बाइल एमाइन। एक्चुअली यहां पर इस बात को ऐसे याद रखना है कि हमारे पास कोई भी प्राइमरी एमाइन है और प्राइमरी एमाइन को यदि आपने क्लोरोफॉर्म और पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाकर आपने हीट किया, यानी कि यहां पर याद रखिए व्हेन प्राइमरी एमाइन इज हीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक KOH देन इट गिव्स एल्काइल और एराइल आइसोसाइनाइड। तो ये एल्काइल और एराइल आइसोसाइनाइड बनाता है, साथ में ये बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो ये था कार्बाइल एमाइन टेस्ट। उसके बाद क्लेमेंसन्स रिडक्शन। ये जो क्लेमेंसन्स रिडक्शन है, क्लेमेंसन्स रिडक्शन को आपको लर्न कैसे करना है। क्लेमेंसन्स रिडक्शन के लिए आपको लर्न करना होगा कि रिडक्शन का मतलब कि या तो हाइड्रोजन का जुड़ जाना या तो ऑक्सीजन का निकल जाना। और क्लेमेंसन्स रिडक्शन में आपको यहां पर ये लर्न करना होगा कि जिंक अमलगम प्लस HCl ये दोनों आपस में मिलकर नेसेंट हाइड्रोजन देता है और इसी नेसेंट हाइड्रोजन के कारण एल्डिहाइड या कीटोन का, यानी कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप का रिडक्शन होता है और फाइनली यह एल्केन बनाता है। तो इसी को कहा जाता है क्लेमेंसन रिडक्शन। क्योंकि यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट जो है चेंज हो जाएगा तो रिएक्शन का नाम बदल जाएगा। और दूसरा यहां पर कपलिंग रिएक्शन। तो ये क्लेमेंसन रिडक्शन हो गया। अब यहां पर देखिए कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन के अंदर क्या होता है? इन दिस रिएक्शन डायजोनियम सॉल्ट कंडेंस विद एरोमेटिक कंपाउंड हैविंग एन इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप। बात को समझिए, यानी कि यहां पर एनिलीन है, यहां पर हमारे पास डायजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, और बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड रिएक्ट करता है फिनॉल के साथ। और जब ये आपस में रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने के बाद यहां से H, फिनॉल का जो ये H है 4th पोजीशन पर, और डायजोनियम सॉल्ट का जो यहां पर Cl है। तो कभी यदि आपने मेरे से पढ़ा होगा, ये मेरा कोई लेक्चर आपने सुना होगा, तो मैंने आपको बताया होगा लर्न करने का एक आसान तरीका। ये किसी बुक में तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये आपको याद रखना होगा क्योंकि इससे आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। कभी भी कहीं भी कोई हाइड्रोजन हो और उसके साथ कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ हो जिसके पास कोई मेटल हो या हाइड्रोजन हो, तो यदि हाइड्रोजन को कहीं मेटल मिल जाए तो वो उसके साथ आउट हो जाता है। और यदि सामने वाले के पास मेटल ना हो और उसके पास हाइड्रोजन हो तो वो हाइड्रोजन के साथ बाहर निकल जाता है। तो आप देख लीजिए कि ये जो Cl है ये सामने वाले में क्या ढूंढेगा? मेटल। और मेटल नहीं मिलेगा तो यहां से इस हाइड्रोजन को ये लेकर के HCl बनकर के बाहर हो जाएगा और यहां पर पारा हाइड्रोक्सी ये जो बेंजीन बनाता है। और यहां पर ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में,
तो यहां पर ये HCl बनकर के बाहर निकल जाता है। इटार्ट रिएक्शन, ये जो इटार्ट रिएक्शन है इसमें आपको इस बात को कैसे लर्न करना होगा, क्रोमाइल क्लोराइड ऑक्सीडाइज्ड मिथाइल ग्रुप, यानी कि ये जो क्रोमाइल क्लोराइड है यह ऑक्सीडाइज्ड करता है मिथाइल ग्रुप को टू एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, ऑक्सीडाइज होकर के एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनाता है, विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव कॉरस्पॉन्डिंग बेंजल्डिहाइड इज कॉल्ड इटार्ट रिएक्शन। देखिए ये बेंजल्डिहाइड बनाने का एक प्रोसेस है। अब मान लीजिए कि आपने यहाँ पर टॉलिन लिया, तो टॉलिन में ये पोर्शन जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये मिथाइल ग्रुप है। अब इस मिथाइल ग्रुप, ये जो मिथाइल ग्रुप है ये क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना रहा है और इस कंपाउंड का नाम है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। और ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हाइड्रोलाइसिस कराने पर जो मेन प्रोडक्ट यहां पर बनाता है वो बेंजल्डिहाइड बनाता है। तो पेपरों में ये पूछा जाता है हाउ टू प्रिपेयर बेंजल्डिहाइड, तो यदि वहां पर आ गया हाउ टू प्रिपेयर बेंजल्डिहाइड तो आप वहां पर इटार्ट रिएक्शन के बारे में लिख सकते हैं। यह क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, व्हाट हैपेंस व्हेन इफ टॉलिन इज ट्रीटेड विद क्रोमाइल क्लोराइड, तो उस केस में भी आप इस रिएक्शन को लिख सकते हैं। हाँ, हर एक रिएक्शन में जो भी कैटेलिस्ट यूज हो रहे हैं, ये जो टेम्परेचर प्रेशर है, कोशिश कीजिए कि वो कंडीशंस आपको याद रहे, लर्न रहे। उसके बाद यहां पर एस्ट्रिफिकेशन, ये बिल्कुल इजी है। यहां पर आप इस बात को ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, रिएक्शन ऑफ एन एल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 टू फॉर्म एन एस्टर इज कॉल्ड एस्ट्रिफिकेशन। यानी कहने का मतलब कि जब एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्ट करके एस्टर बनाता है तो इस प्रोसेस को एस्ट्रिफिकेशन कहा जाता है। मान लीजिए कि एग्जामिनेशन हॉल में आप भूल गए, लर्न नहीं हो रहा है, रिकॉल नहीं हो रहा है, तो सिंपली याद रखिए इसके नाम को देख करके, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इज नोन एज एस्ट्रिफिकेशन। मान लीजिए आपको याद मेमोराइज नहीं हो रहा है, रिकॉल नहीं हो रहा है कि वो किस तरीके से एस्टर बनाता है, लेकिन इतना आप लिख देंगे तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, आपको कुछ ना कुछ वहां पर मिल ही जाएंगे मार्क्स। तो यहां पर यदि ये आपको लर्न है कि एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्ट करके एस्टर बनाता है, तो फिर आप यहां पर रिएक्शन भी लिख सकते हैं। और ये जनरली रिवर्सेबल होते हैं, इसलिए यहां पर लिखा हुआ है एस्ट्रिफिकेशन इज जनरली रिवर्सेबल। उसके बाद यहां पर आ जाइए नेक्स्ट, फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये हाइलो एल्केन एंड आयरन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, फिंकलस्टीन और स्वार्स्ट रिएक्शन। यहां पर एल्काइल आयोडाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड विद सोडियम आयोडाइड इन ड्राई एसीटोन। यहां पर कैटेलिस्ट के रूप में ड्राई एसीटोन चाहिए। तो ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, यहां पर एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि एल्काइल आयोडाइड और एल्काइल फ्लोराइड ये दोनों इजीली नहीं बनते हैं और ये अलग अलग मेथड के द्वारा बनते हैं। तो यदि आपको एल्काइल आयोडाइड बनाना है तो फिंकलस्टीन रिएक्शन याद रखना होगा। ये एक्चुअली आप इसे हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो एल्काइल हैलाइड है इसमें हाइड्रोजन के रूप में या तो क्लोरीन होगा या तो ब्रोमीन होगा,
और यहां पर सोडियम आयोडाइड है, यानी कि यहां से आयोडीन यहां पर चला जाता है आर के साथ, और आर के साथ यानी एल्काइल ग्रुप के साथ जो हाइड्रोजन लगा हुआ है ये इससे निकल करके सोडियम के पास चला जाता है। तो क्या हुआ, यहां पर हाइड्रोजन एक्सचेंज हो रहा है। तो यहां पर हाइड्रोजन एक्सचेंज ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। लिखने का तरीका क्या है, तो वो यहां पर आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। आप यहां से इस लैंग्वेज को मेमोराइज कर सकते हैं। मैं केवल आपको एक्सप्लेन करके समझा रहा हूं, क्योंकि आपके पास कोई भी गेस्ट पेपर होंगे, कोई भी नोट्स होंगे, उसमें वो सारी बातें लिखी हुई होंगी जो होनी चाहिए। सिर्फ एक चीज नहीं होगी, उसमें मेरी आवाज नहीं होगी। इसलिए ये मैंने पहली बार ये तैयार किया है आप लोगों के लिए, ये नोट्स जिसमें कि रिटर्न भी हो और मेरी आवाज भी हो। चाहे मैं आपके पास रहूं या ना रहूं, आप कभी भी मेरे से किसी भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं और वो आपको जवाब मिलेगा YouTube चैनल के थ्रू। चैनल का नाम है वाटिका कोचिंग। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग यहां पर देखते हैं फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होता है ये दो तरह के होते हैं, एक होता है एल्काइलेशन और एक होता है एसाइलेशन। तो मैं यहां पर आपको ये बता दूं, जो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन होते हैं इसके लिए जो कैटेलिस्ट चाहिए, जो खास चीज है, लुईस एसिड एज ए कैटेलिस्ट। अब लुईस एसिड के रूप में आप यहां पर एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड या फिर यहां पर जिंक क्लोराइड या इसके अलावे आप और भी कोई भी लुईस एसिड ले सकते हैं। और ये रिएक्शन वहां पर होता है या तो डायरेक्ट कोई बेंजीन हो या तो बेंजीन रिंग के कोई भी डेरिवेटिव्स हो, उसके साथ एलाइल ग्रुप का जुड़ना, ये एसाइल ग्रुप का ऐड होना ही फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन कहलाता है। आप यहां पर देख सकते हैं हमारे पास यह बेंजीन का कोई डेरिवेटिव है और यहां पर CH3Cl है। थोड़ा मैं इसको बड़ा करके आपको बताऊं ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। अब सही समझ में आ जाएगा। यहां पर ये CH3Cl है, एनहाइड्रस AlCl3 है, और चूंकि ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है इसलिए यहां पर कुछ प्रोडक्ट ऑर्थो के बनेंगे, कुछ प्रोडक्ट पारा के बनेंगे। यदि यहां पर ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता तो यहां पर मेटा प्रोडक्ट बनाता। और कैटेलिस्ट के रूप में जरूर याद रखना है एनहाइड्रस AlCl3 या कोई भी लुईस एसिड। तो आज मैं आपको नेम रिएक्शन में इतना ही बता रहा हूं। टोटल 9 नेम रिएक्शंस मैंने बताए हैं। इससे आगे के लिए आप दूसरा भाग मेरा देखें, और आपको यदि ये अच्छा लगे तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को आपने लाइक कर लिया तो आपने जो भी फील किया वो कमेंट आप जरूर लिखें, ताकि मैं आपके लिए इससे भी अच्छा वीडियो तैयार कर सकूं। और आप अपने दोस्तों को ये लिंक जरूर भेजें ताकि आपके साथ आपके फ्रेंड भी इस बात को समझ सकें, और तब आप आपस में ग्रुप डिस्कशन कीजिए तो ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। थैंक यू। जय हिंद। प्रिय दोस्तों,